नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार रीजनिंग से संबंधित इस तीसरे क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेट 3 से जुड़े हुए रीजनिंग वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जो पहला नंबर सवाल है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग ध्यान से इस सवाल को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, इस सवाल में बताया जा रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास जो दिया हुआ समीकरण है वो है 20 + 5 गुना 3 भागे 3 - 1 = 14। यही दोस्तों हमें समीकरण दिया हुआ है। आप लोगों को यह बताना है कि इस समीकरण में लेफ्ट तरफ आने वाले जो व्यंजक हैं, इन व्यंजकों में शामिल ऐसे वो कौन से दो चिन्ह हैं जिन्हें बदल दिए जाने पर इस पूरे व्यंजक का मान 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें उन्हीं दो चिन्हों को बदलना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में चिन्ह आया हुआ है गुना और माइनस। ऑप्शन नंबर बी में चिन्ह आया हुआ है भाग और गुना। ऑप्शन नंबर सी में चिन्ह आया हुआ है भाग और प्लस। और ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह आया हुआ है गुना और प्लस। दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि हमें गुना के स्थान पर माइनस लगा देना है और माइनस के स्थान पर गुना लगा देना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ओरिजिनल समीकरण है वो दोस्तों यही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 20 और उसके बाद क्या लिखेंगे +5। गुना को बदल देना है माइनस में, तो भैया हम गुना के स्थान पर माइनस लगा देंगे। 3 भागे 3 माइनस को बदल देना है गुना में, तो हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 डाल देंगे बराबर 14। बोडमस के नियमानुसार हम इस व्यंजक को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, सोल्व कीजिए। अगर हम 3 में 3 से भाग दें तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर गुना 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा बराबर 14। दोस्तों, 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 ही मिलेगा। -1 और +5 मिलकर +4 बना लेगा। +4 और +20 मिलकर 24 बना लेगा। आप ही लोग बताओ कि क्या जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है? बताइए, नहीं है ना दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेकर नहीं चलेंगे, हम अगले ऑप्शन को लेकर चलेंगे। अगले नंबर ऑप्शन में भागा और गुना आया हुआ है। कहने का अर्थ यह हुआ कि भागा के स्थान पर गुना का चिन्ह लगा देना है और गुना के स्थान पर भागा का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि चिन्हों को परस्पर बदलना है दोस्तों। ठीक है, यही प्रश्न में कहा जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। लिखेंगे 20 प्लस उसके बाद 5 गुना के स्थान पर भाग आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह दे दिया। 3 भाग के स्थान पर गुना आ जाएगा। चलो भैया, हमने गुना दे दिया। -1 = 14। सोल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम 5/3 लिखें तो क्या 3 कट जाएगा? बताइए। और यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर +20 हो जाएगा।
5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और प्लस 4 प्लस 20 मिलकर 24 बना लेगा और 24 बिल्कुल भी 14 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को भी लेकर नहीं चलेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लेने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भागा और प्लस है, तो दोस्तों भाग के स्थान पर प्लस ला देना है और प्लस के स्थान पर भागे ला देना है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, उतारते हैं, लिखेंगे 20 भागे 5 गुना 3 प्लस 3 माइनस 1 इजकल टू 14। सोल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ 20 5 से चल जाएगा 4 बार में और यहाँ गुना 3 है तो लिख सकते हैं हम 4 12, नीचे लिख लेंगे 4 12, आप प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 आप बराबर 14, 12 प्लस 4 12 आप फिर प्लस 2, 12 2 14, 12 2 14, 14 बराबर 14। दोस्तों यही ऑप्शन हमारा इस प्रश्न के लिए राइट होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में आने वाले जो भाग और प्लस के चिन्ह है इन्हें परस्पर बदल दिए जाने पर इस व्यंजक का पूरा मान 14 के बराबर मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन नंबर सी को ही मान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का जो पहला नंबर सवाल है वो सोल्व हो चुका है। आइए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में बताया जा रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। दोस्तों आकृतियों की श्रृंखला आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप लोगों को आकृतियों के श्रृंखला में आने वाले आकृतियों के प्रतिरूप के आधार पर यह बताना है कि खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों पहले नंबर बॉक्स में एक वृत्त आया हुआ है, दूसरे नंबर बॉक्स में इस वृत्त में एक तीर आया हुआ है, तीसरे नंबर बॉक्स में इसी वृत्त में एक और तीर आया हुआ है, चौथे नंबर बॉक्स में इस वृत्त में एक और तीर आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले तीरों के पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि हर एक बॉक्स में ही वृत्त है। वृत्त पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है तीरों के पैटर्न पर। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप ये तीर देख रहे हैं ना, जो आप ये तीर देख रहे हैं, इस तीर का जो ये वाला हिस्सा होता है इस हिस्सा को कहा जाता है नोक और इस वाले हिस्सा को कहा जाता है पाद। इस हिस्सा को पाद बोलते हैं और इस हिस्सा को नोक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम चौथे नंबर आकृति में ध्यान से तीरों के प्रतिरूप को देखें तो देखने से यह पता चलेगा कि इस तीर में तीर का नोक दिखाई दे रहा है और इस तीर में तीर का पाद दिखाई दे रहा है, फिर इस तीर में तीर का नोक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि जो हम यहाँ पर तीर लेंगे उस तीर में क्या दिखाई देना चाहिए, बताइए। देखिए इस तीर में नोक आया हुआ है, इस तीर में पाद आया हुआ है और फिर इस तीर में नोक आया हुआ है। तो भैया इस तीर में क्या आना चाहिए, बाहर, क्योंकि हम बाहर के प्रतिरूप को लेकर चल रहे हैं, बाहर के प्रतिरूप को। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ तीर बाहर निकल रहा है, ठीक है, यानी कि वृत्त से तीर बाहर निकल रहा है और यहाँ पर जो तीर है वो वृत्त में प्रवेश कर रहा है, फिर यहाँ पर जो तीर है वो वृत्त से बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, आगे इस वृत्त में तीर प्रवेश करेगा। ठीक है, ऐसा ही स्वरूप पांचवी आकृति में आएगी। आप लोग दोस्तों सिंपल से ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो दोनों को दोनों तीर है ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके विपरीत एक और तीर बना लेंगे। इसके विपरीत क्या करेंगे भैया, एक और तीर बना लेंगे। देख सकते हैं कि
इन दोनों तीरों में इनका जो नोक है वो दोस्तों विपरीत है और इन दोनों तीरों में इनका जो पाद है वो दोस्तों विपरीत है। यही आकृति इस प्रश्न के लिए सही आकृति होगी। जिस ऑप्शन में ऐसा आकृति मैच करेगा उसी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में भी आकृतियों की श्रृंखला आया हुआ है। आप लोगों को आकृतियों के इस श्रृंखला में आने वाले आकृतियों के प्रतिरूप के आधार पर यह बताना है कि खाली बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले नंबर बॉक्स में आकृति ऐसा है। पहले नंबर बॉक्स में आकृति कैसा है, ऐसा है। दोस्तों थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि दूसरे बॉक्स में आकृति ऐसा है। थोड़े समय के लिए हम मानकर चलते हैं कि दूसरे नंबर बॉक्स में जो आकृति है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तीसरे नंबर बॉक्स में जो आकृति है वो इस प्रकार से है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चौथे नंबर में दोस्तों आकृति का स्वरूप कैसा होगा बताइए। चौथे नंबर में आकृति का स्वरूप ऐसा ही होगा। ऐसे समझिए, ऐसे देखिए अगर हम यहाँ पर एक आकृति U ले लें और इसको क्रमागत रूप से घुमाएं, इसको क्रमागत रूप से इस तरफ घुमाएं, इस तरफ है तो दोस्तों कैसे घूमेगा बताइए, इस तरीके से घूमेगा। फिर हम इधर घुमाएं, इधर इधर नीचे की ओर घुमाएं तो दोस्तों ऐसे घूमेगा। फिर हम ऊपर की ओर घुमाएं तो दोस्तों ऊपर यानी कि दोस्तों ऐसे 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 घुमाएं तो दोस्तों यह जो आकृति है वह इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्रिया दोस्तों इसके साथ भी हुई है। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसा स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा ही स्वरूप दोस्तों यहाँ पर भी है। देखिए W का उल्टा M होता है ना जी, बताइए W का उल्टा M होता है, तो W का जब उल्टा M होता है तो हमें इसका भी उल्टा ले लेंगे। इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा यही ना होगा, बताओ। तो हमने इसका उल्टा यहाँ पर ले लिया है। लेकिन प्रश्न में क्या है दोस्तों, प्रश्न में है कि ये जो आप हाई वाला पार्ट देख रहे ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे ना, इसमें से आधा पार्ट काट दिया गया है। ध्यान से देखिए फिगर को। दूसरे नंबर बॉक्स में इस आकृति का जो ये वाला पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट का आधा पार्ट काट दिया गया है। ठीक है, फिर इस तीसरे नंबर बॉक्स में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी पार्ट हटा दिया गया है इस बॉक्स में। तो दोस्तों इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका स्वरूप ऐसा होगा इस आकृति में। ठीक है, तो चौथे नंबर जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में आकृति का स्वरूप कैसा होना चाहिए था दोस्तों, इस बॉक्स में आकृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा। जो हाई वाला दिखाई दे रहा है ना, हाई वाला ये भी नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था और इसको नहीं होना चाहिए था। यानी कि आकृति का स्वरूप ऐसा दोस्तों होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा आकृति जिस ऑप्शन में मिल रहा है उसी ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट ऑप्शन मान लेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा आकृति मैच कर रहा है, यानी कि एस प्रकार का जो आकृति है, एस नहीं बोलेंगे इसको, हम दो बोलेंगे, दो, इसको क्या बोलेंगे भैया, दो बोल सकते हैं। दो जैसा यह आकृति है, आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगले नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए संख्या युग्म के अनुरूप है। दोस्तों हमें संख्या युग्म के रूप में दो संख्या क्रमशः 216 और 343 दिया हुआ है।
इन दोनों संख्याओं के बीच जो प्रतिरूप स्थापित हो रहा है उसी प्रतिरूप को कौन सा युग्म संख्या प्रदर्शित कर रहा है, यही हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच स्थापित होने वाला जो प्रतिरूप है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 343 को 7 के घन के रूप में लिख सकते हैं और 216 को 6 के घन के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 6 का घन और 7 का घन एक दूसरे के क्रमागत है। ऐसा नहीं है कि 6 के घन के बाद 9 का घन आया है या फिर 6 के घन के बाद 4 का घन आया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 6 के बाद जो अगला प्राकृतिक संख्या होता है वो 7 ही होता है, यानी कि 6 और 7 एक दूसरे के क्रमागत संख्या होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 घन संख्या के रूप में है और यहाँ पर 7 घन संख्या के रूप में है, यानी कि 6 का घन और 7 का घन एक दूसरे के क्रमागत है। तो हमें देखना यह है कि क्या ऐसा प्रतिरूप कोई युग्म संख्या प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है 1009 और 1331। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या आए हुए हैं युग्म के रूप में वे दोस्तों बड़े मान वाले संख्या हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि 1331 का घनमूल 11 होता है, यानी कि 1331 को हम 11 के घन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप 1009 देख रहे हैं यह दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 1009 में 9 है वो दोस्तों पूर्ण घन संख्या के स्वरूप को प्रकट नहीं कर रहा है। केवल और केवल 1000 रहता ना, केवल और केवल 1000 रहता तो हम बोलते कि 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। दोस्तों, जब 1009 एक पूर्ण घन संख्या है ही नहीं तो हम लोग इस ऑप्शन को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। चलते हैं अगले नंबर ऑप्शन पर। दोस्तों, अगले नंबर ऑप्शन में आया हुआ है 216 अनुपात 727। ठीक है, 216 का घन होता है 6। ठीक है, 216 का घन नहीं, 216 का घनमूल होता है 6 और 216 को हम लिख सकते हैं 6 के घन के रूप में। तो दोस्तों, इसके बाद जो संख्या मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी 7 के घन के रूप में, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 7 का तो घन 343 होता है और है कितना 727। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हम नहीं लेकर चलेंगे, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या आ रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी में 8 अनुपात 27 आ रहा है। ठीक है, 8 को हमें 2 के घन के रूप में लिख सकते हैं, 27 को हमें 3 के घन के रूप में लिख सकते हैं। 2 और 3 ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्रमागत होते हैं, इसलिए दोस्तों बोल सकते हैं कि 8 और 27 वाले जो युग्म संख्या है यही संख्या दिए गए संख्या के प्रतिरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दोस्तों 6 के घन के बाद 7 का घन आया हुआ है क्रमागत रूप से, और यहाँ पर भी 2 के घन के बाद 3 का जो घन आया हुआ है वो दोस्तों क्रमागत रूप से ही आया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया।
अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। धीरे धीरे आप लोग ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीख जाइएगा। आगे के जो प्रश्न है उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका होगा, आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला आया हुआ है। संख्याओं की इस श्रृंखला में आने वाले संख्याओं के सही पैटर्न के आधार पर हमें यह बताना है कि 139 के बाद कौन सी सही संख्या आएगी। दोस्तों संख्याओं का क्रम हमें दिया हुआ है इस प्रकार से 136 कोमा 137 कोमा 135 कोमा 138 कोमा 134 कोमा 139। ठीक है, 139 के बाद का जो संख्या होगा वही हमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले हमें संख्याओं के प्रतिरूप को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 136 से 135 कैसे मिलेगा? 136 में एक घटाने से, 135 के बाद 134 कैसे मिलेगा? एक संख्या छोड़कर चल रहे भाई, ठीक ना। देखिए हमने 136 के बाद का जो संख्या 137 था उसे छोड़ दिया है, 135 के बाद का जो संख्या 138 था उसे भी छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग दोस्तों आगे भी ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है, तब जाकर हमें प्रतिरूप का पता चलेगा। 136 में से हमने एक को घटाया तो 135 मिला, 135 में से हमने एक को घटाया तो 134 मिला। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग 134 में से एक को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 133 ही ना मिलेगा, बताइए। यानी कि 139 के बाद जो सही संख्या आएगी वो 133 ही आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए दोस्तों हमने 137 को छोड़ा है, 137 में अगर हम एक को जोड़ेंगे तो 138 मिल जाएगा, 138 में अगर हम एक को जोड़ेंगे तो 139 मिल जाएगा, और 139 में एक को जोड़ेंगे तो 140 मिल जाएगा। यानी कि 133 के बाद जो सही संख्या आएगी वो 140 आएगी। दोस्तों हमारा जो पैटर्न है संख्याओं का वो 100% सही है, और साथ ही हमने 139 के बाद जो संख्या प्राप्त किया हुआ है 133, यही दोस्तों सही संख्या है। इसलिए आप लोग 133 से संबंधित ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिएगा। 133 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि शब्दों का क्रम आया हुआ है। क्या आया हुआ है भैया? शब्दों का क्रम आया हुआ है। कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा? ठीक है भाई, सबसे पहले हम अक्षर समूह को उतार लेते हैं। दोस्तों डी के बाद एफ आया है, और एफ के बाद आई आया है, आई के बाद के आया है, और के बाद एन आया हुआ है। तो दोस्तों एन के बाद कौन सा लेटर आएगा पहला, यही हमें बताना है। दोस्तों डी में कितना लेटर ऐड करें कि एफ मिल जाए? बताइए। अगर आप डी में 2 लेटर ऐड कीजिएगा तो एफ मिल जाएगा, ई एफ। डी में 2 लेटर ई और एफ को ऐड कीजिएगा तो एफ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर +2 लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डी में 2 लेटर ऐड करने से एफ मिल रहा है, एफ में कितना लेटर ऐड करें कि आई मिल जाए? एफ के बाद क्या आता है? जे, फिर एच, फिर आई, 3 लेटर। दोस्तों अगर हम एफ में 3 लेटर ऐड करेंगे तो आई मिल जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे +3। क्रमागत रूप से याद रखिएगा, क्रमागत रूप से ही लेकर चल रहे हैं हम। आगे देखिएगा दोस्तों, आई में कितना लेटर ऐड करें कि के मिल जाए। देखिए आई जे के 2 लेटर, आई में अगर हम 2 लेटर जे और के को ऐड कर दें तो लास्ट लेटर के रूप में हमें के मिल जाएगा। यहां पर +2 लिख लेंगे। दोस्तों पैटर्न बन चुका है, देख सकते हैं, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +2 है, तो दोस्तों यहां पर +3 ही आएगा और फिर यहां पर +2 आ जाएगा। यानी कि हमें n में n के बाद का जो क्रमागत लेटर है उसे ही जोड़ना है। कितना, तो 2 ठो। देखिए यहां पर 2 बता रहा है, हमें 2 ठो लेटर जोड़ना है। तो दोस्तों n के बाद कौन से क्रमागत लेटर आते हैं, MNOP। MNOP, n के बाद क्रमागत रूप से आने वाले लेटर O और P है। तो दोस्तों जो अंतिम लेटर है ना, इसी लेटर को हमें यहां पर ले लेंगे आंसर के रूप में, ठीक है। अक्षरों के समूह का जो पहला लेटर है वो दोस्तों हमें प्राप्त हो चुका है। अब आइए चलते हैं अगले लेटर पर। दोस्तों आंसर देखिए, तो आंसर में क्या बताया जा रहा है, आंसर में दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को छोड़कर जो शेष ऑप्शन बी और सी है उन्हीं ऑप्शनों में पी फर्स्ट लेटर के रूप में शामिल है। इसलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने यह पता कर लिया कि 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो या तो बी है या फिर सी है, ठीक है। दोस्तों अभी तक हम यह श्योर नहीं हो पाए हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 100% सही है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आने वाले अक्षर समूह की सहायता से जो दोस्तों अज्ञात लेटर है उसका पता लगाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अक्षर समूह आया हुआ है PJM और ऑप्शन नंबर सी में अक्षर समूह आया हुआ है PJN। दोस्तों जो फर्स्ट लेटर P है वो तो हमने पता कर लिया है, लेकिन जो दूसरा लेटर J है वो हमें पता नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों ही ऑप्शंस में दूसरे लेटर के स्थान पर J शामिल है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप दूसरा लेटर जे निकाल भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग यह पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट है कि ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में दूसरे लेटर के स्थान पर जे शामिल है। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर दूसरे लेटर को ना निकालकर तीसरे लेटर को निकालने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी का तीसरा लेटर ऑप्शन सी के तीसरे लेटर से अलग है। तो आइए हम यहाँ पर तीसरे लेटर को निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर y के बाद w आया हुआ है। जरा सोचिए w जो है वो y से आगे है कि पीछे है, w y से पीछे है। कितना पीछे है, तो दोस्तों 1 लेटर पीछे है। WXY 2 लेटर पीछे है, 2 लेटर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 लगा देंगे। WXY, ठीक है, 2 लेटर पीछे है कौन है, तो WY से। आगे चलते हैं, यहाँ पर W के बाद आया हुआ है T। दोस्तों TW से कितना लेटर पीछे है, PQRST TUVW 3 लेटर पीछे है। यहाँ पर -3 लगा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें आगे चलते हैं R के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T के बाद R आया हुआ है। R T से कितना पीछे है, दोस्तों RT से 2 लेटर पीछे है। RST
अगर हमें आर में 2 लेटर ऐड कर दें तो हमें टी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो आर है वो टी से 2 लेटर पीछे है, तो यहाँ पर हम -2 लगा देंगे। चलिए पैटर्न बन चुका, -2 -3 -2, तो भैया यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर -3 आएगा और फिर आगे क्या आएगा, आगे -2 आएगा। देखना यह है कि ओ के पीछे 2 लेटर कौन है, ठीक है, ओ के पीछे M N O, ओ के पीछे 2 लेटर M और N है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस अक्षर समूह में अंतिम लेटर के रूप में M को ही ले लेंगे। किसको लेंगे, तो M को। आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे हमने इस प्रश्न का समाधान किया, ठीक है दोस्तों। PJM यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, कागज के एक टुकड़े को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, प्रकट होने पर यह कैसा दिखाई देगा, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों एक कागज है कैसा, तो वर्ग के रूप में। एक कागज दोस्तों है वर्गाकार रूप में, ठीक है, वर्गाकार रूप में एक कागज है। वर्गाकार या आयताकार जैसा भी चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन कागज की जो आकृति वो कैसी है, चौकोर है, चतुर्भुज के जैसा है, ठीक है दोस्तों। इस कागज को बीच से मोड़ दिया जाता है, बीच से मोड़ दिया जाता है। बीच से मोड़िएगा ना तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के संपाती हो जाएगा, ठीक है। जब इस हिस्से के संपाती हो जाएगा तो फिर ये वाला हिस्सा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर क्या किया जा रहा भैया, फिर यहाँ से ठीक है, यहाँ से यानी कि समान सरफेस के आधार पर, समान सरफेस के आधार पर फिर इस वाले हिस्से को दोस्तों मोड़ दिया जाता है। जब इस वाले हिस्से को मोड़िएगा ना तो दोस्तों निचला जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से चपोता जाएगा और इस तरीके से चपोत कर काटा जा रहा है। कैसे, तो दोस्तों इस तरीके से होल के रूप में, ऐसे एक यहाँ काटा जा रहा है और एक यहाँ काटा जा रहा है, ठीक है। अब कहीं पर भी काटा नहीं जा रहा है। बताना है आप लोगों को कि जब इस कागज को खोला जाएगा तो इसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा। दोस्तों जब आप इस कागज को खोलिएगा ना तो कागज के खोलने पर इसका जो स्वरूप होगा वो दोस्तों इस प्रकार से होगा। देखिए देखिए देखिए, ये होल है ना, ये दोनों जो होल है वो दोस्तों एक दूसरे के सम्मुख है, एक दूसरे के सम्मुख है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के सम्मुख लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं होगा, यह ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये होगा इस तरीके से, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा। जब आप इस कागज को खोलिएगा तो कागज इसी प्रकार से दोस्तों प्रकट होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मोड़कर अगर आप यहाँ गोल काटते हैं फिर यहाँ दोस्तों काट कर निकाल देते हैं तो कागज को खोलने पर जो उसका स्वरूप प्रदर्शित होगा वो स्वरूप दोस्तों ऐसा ही प्रदर्शित होगा, ना कि ऐसा प्रदर्शित होगा। यह दोस्तों गलत हो जाएगा, ऐसा स्वरूप प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी से यह आकृति मैच कर रही है। बात आ गई समझ में, आप लोगों ने जान लिया। आइए अब चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, टीना बीना से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, टीना रीना के किस दिशा में है, यही आप लोगों को बताना है।
दोस्तों इसके लिए हम लोग सबसे पहले दिशा निर्धारण ग्राफ को बना लेते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है और यहाँ पर पूरब होता है। टीना बीना से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि यहाँ पर बीना है, यहाँ पर कौन है तो बीना है। बीना से, ठीक है, टीना बीना से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। दोस्तों दक्षिण पूर्व कौन होगा बताइए तो? हाई दक्षिण है, हाई पूर्व है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 75 मीटर। लो भैया यहाँ पर कौन है दोस्तों? यहाँ पर टीना है। हम टी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, टी हमने यहाँ पर दे दिया। फिर कहा जा रहा है रीना बीना से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एक और लड़की है, उसका नाम क्या है? रीना। वो बीना से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम, देखिए हाई पश्चिम है, हाई दक्षिण है, और 75 मीटर की दूरी पर कौन खड़ी है? बीना से, तो रीना। तो दोस्तों हम यहाँ पर रीना लिख लेंगे, यानी कि आर दे देंगे, आर से पता चल जाएगा कि रीना है, ठीक है। 75 मीटर यहाँ पर दिखा देते हैं। बोला जा रहा है कि टीना रीना के किस दिशा में है? टीना रीना के किस दिशा में है? दोस्तों जो रीना है वो पश्चिम दिशा में है और जो टीना है वो पूरब दिशा में है। आप लोग कह सकते हैं कि टीना रीना के पूर्व दिशा में है, ठीक है, हो गया सोल्व। टीना जो है वो रीना के किस दिशा में भैया? तो पूर्व दिशा में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यहाँ पर इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख सही होगा। दोस्तों एशिया महादेश के अंतर्गत बांग्लादेश तो आता है, लेकिन बिल्कुल भी इंडोनेशिया नहीं आता। इंडोनेशिया एशिया महादेश से बाहर का देश है, इसलिए इंडोनेशिया के लिए हम एक अलग वेन आरेख बना लेंगे। यानी कि वेन आरेख की जो आकृति होगी वो दोस्तों इसी प्रकार से होगी। मिलाइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोल्व हो चुका। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम चुने। दोस्तों 4 शब्द हमें दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में शब्द है ट्राई यू मफ, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में शब्द है सेट बैक, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में शब्द है विक्टोरी, विक्टोरी। चौथे ऑप्शन में शब्द है कौन भैया? तो सस्केज। कौन है? तो भैया सस्केज है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ट्राइमॉफ, विक्टोरी, सस्केज, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं, लेकिन जो यहाँ पर आप सेट बैक शब्द देख रहे हैं, यह शब्द इन तीनों शब्दों से अलग है, इन तीनों शब्दों से भिन्न है, क्योंकि सेट बैक दोस्तों किसी अलग अर्थ को व्यक्त करता है, ना कि इन तीनों के जैसा एक ही अर्थ को व्यक्त करता है। इसलिए आप लोग
इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेटबैक का मतलब होता है विफलता, जबकि ट्रायम्फ, विक्टोरी, सक्सेस इन तीनों का मतलब होता है सफलता। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों शब्दों से जो सेटबैक है वो दोस्तों भिन्न अर्थात अलग है, इसलिए हम लोग सही आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट करेंगे। आइए बात करते हैं आगे। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों एक नंबर में राज है, दूसरे नंबर में गली है, तीसरे नंबर में मकान संख्या है, चौथे नंबर में शहर है, पांचवें नंबर में देश है। तो हमें क्रम से दर्शाना है। ठीक है, क्रम से दर्शाना है। पहले भैया मकान संख्या आएगा, पहले मकान संख्या है 3 नंबर पर, मकान संख्या के बाद गली आएगा, गली है 2 नंबर पर। अरे भैया मकान गली में ना रहता है, बताइए। मकान संख्या, उसके बाद गली, गली के बाद राज्य, राज्य हो जाएगा 1 नंबर पर। राज्य नहीं होगा, शहर होगा, शहर हो जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, और शहर राज्य में होते हैं, राज्य में शहर के बाद राज्य आएगा, राज्य है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 नंबर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें देश लिख लेंगे, देश। तो देश है कितने नंबर पर, तो 5 नंबर पर। मिलाइए किस ऑप्शन से यह मैच कर रहा है, 3 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने जान लिया दोस्तों, मकान गली में होता है, गली शहर में होता है, शहर राज्य में होता है, और राज्य देश में होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। आइए अब चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है यदि a बराबर 4 और c बराबर 6 है तो आप पावर को कैसे कोडित करेंगे, यही आप लोगों को बताना है। a बराबर 4 है और c बराबर 6 है। दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में a लेटर का स्थान 1 होता है और c लेटर का स्थान 3 होता है। तीसरे नंबर पर C आता है और 1 नंबर पर A आता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार A के स्थान पर आया हुआ है 4 और C के स्थान पर आया हुआ है 6। दोस्तों हम 1 में किस संख्या से गुना करें जिससे कि 4 मिल जाए। अगर हम 1 में 4 से गुना करेंगे ना तो 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें C के लिए 3 में किस संख्या से गुना करें जिससे कि 6 मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ऐसे है ना, ऐसे है, A बराबर 4 है और C बराबर 6 है, C बराबर 6 है, तो C है तीसरे स्थान पर, 3 दूनी के 6। A है पहले स्थान पर, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। पैटर्न कुछ सही नहीं बैठ रहा है दोस्तों, हमें पैटर्न सही तरीके से बैठाना है। दोस्तों यह पैटर्न सही नहीं है। A में कितना जोड़ दे कि 4 हो जाए, A में A बोल रहे हैं, सॉरी 1 में कितना जोड़ दे कि 4 मिल जाए। 1 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 3 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यह पैटर्न सही है। देख सकते हैं कि 1 नंबर A के स्थान को व्यक्त कर रहा है, 3 नंबर C के स्थान को व्यक्त कर रहा है, और इन दोनों में 3 जोड़ा गया है। तो दोस्तों सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम पावर को कोडित कर सकते हैं। ठीक है, पावर को कोडित कर सकते हैं भैया, समझिएगा ध्यान से। P भैया किस स्थान पर आएगा, गिनते हैं।
ABCDEFGHIJKLMNOP 16, 15 एक 16, 16वें स्थान पर P आएगा, PQROP यानी कि यह 15 स्थान पर आएगा। 16वें स्थान पर P है ना, QRSTW 3 2 5, 16 5 21, 21वां स्थान पर W आएगा। ABCDE 5वां स्थान पर E आएगा। R को देखते हैं किस स्थान पर आएगा। PQR, P है 16वें स्थान पर, QR 16 में 2 ऐड कर देंगे, 18वें स्थान पर R आएगा और सब में 3 ऐड करते चले जाएंगे। 16 में 3 को ऐड करेंगे तो 19 मिलेगा, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा, 21 में 3 को ऐड करेंगे तो 24 मिलेगा और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इस पैटर्न के आधार पर, ठीक है, इस पैटर्न के आधार पर 18 में 3 को ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा। ठीक है, मिलाइए तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। 19 18 24, 19 18 24 तो दोस्तों किसी में भी नहीं है। सही हम यहाँ पर किए हैं ना, 19 18 24 और 24 के बाद 19 18 24, 8 2 1 है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों में से कोनो एक ऑप्शन सही है। यहां पर गलती हुआ है, W QRSTUV 7, 16 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 4 20 3 23, हेजा 3 होगा 23, 23 में 3 को जोड़ेंगे तो 26। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक दोस्तों होता है, गिनने में थोड़ा सा हो चुका था, इसीलिए जो आंसर है हमारा वो गलत आ चुका था। ठीक है, लेकिन अब 100% सही है, सारा चीजें आप लोगों को समझ में आ गया है। ये 16 P के स्थान को व्यक्त कर रहा है, 15 O के स्थान को व्यक्त कर रहा है, 23 W के स्थान को व्यक्त कर रहा है और 5 E और 18 R के स्थान को व्यक्त कर रहा है। और सब में बस हमने 3 को ऐड कर दिया है इस पैटर्न के आधार पर, और उसके बाद हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुने। दोस्तों पहले नंबर ऑप्शन में आया हुआ है संख्या 594, दूसरे ऑप्शन में आया हुआ है संख्या 693, तीसरे ऑप्शन में आया हुआ है संख्या 462 और चौथे ऑप्शन में आया हुआ है संख्या 573। हमें सबसे पहले दोस्तों संख्याओं के प्रतिरूप को समझना होगा। ऐसा वो कौन सा प्रतिरूप है जिसके आधार पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक ही जैसे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन से भिन्न अर्थात अलग है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें 9 में से 5 को घटाएं तो क्या 4 मिल सकता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि 9 में से 5 को घटाया जाएगा तो 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 9 में से 6 को घटाएं तो दोस्तों क्या मिल सकता है, 9 में से 6 को घटाने पर 3 मिल सकता है और 3 यहाँ पर है भी। ठीक है, अगर हमें 6 में से 4 को घटाएं तो क्या मिल सकता है दोस्तों, 6 और 4 का अंतर 2 मिल सकता है और 2 यहाँ पर है भी।
अगर हम 7 में से 5 को घटाएं तो क्या मिल सकता है दोस्तों? 7 में से 5 को घटाने पर 2 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मिला हुआ है 3, यानी कि जो यह चौथा संख्या है, यह संख्या ही इन तीनों संख्याओं से भिन्न अर्थात अलग है। आप लोग पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। पहले संख्या में जो 3 ठो अंक शामिल है, इन तीनों अंकों में जो दूसरा अंक 9 देख रहे हैं, हमने दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाया तो तीसरा अंक मिला। फिर इस संख्या में दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाया तो तीसरा अंक मिला। फिर इस संख्या में दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाया तो तीसरा अंक मिला, लेकिन इस संख्या में दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाने पर तीसरा अंक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो डी को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यही दोस्तों संख्या यानी कि 573 संख्या ही इन तीनों संख्याओं से भिन्न अर्थात अलग है। आइए अब चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम चुने। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 63 72 है, बी में 104 117 है, सी में 136 153 है और डी में 152 और 171 है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रतिरूप को समझने का प्रयास करते हैं। 63 है और 72 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 63 को तोड़ सकते हैं, 7 9 63 है और 8 9 72। बताइए, 7 9 63 8 9 72। इन दोनों संख्याओं में देख सकते हैं कि 63 में 9 गुणनखंड के रूप में आया हुआ है, या बोल सकते हैं कि 63 में 7 गुणनखंड के रूप में आया हुआ है और 72 में 8 गुणनखंड के रूप में आया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है 104 117। दोस्तों 117 को तोड़ सकते हैं, 13 9 117। ठीक है, इसमें 9 आया हुआ है ना, इसमें दोस्तों हम 8 से भाग देंगे। 8 गुना 8 एकम 8, 8 तरीके 24, 13 8 104 और 13 9 117। समझ में आ रहा है बात? इसमें 2 संख्या उभयनिष्ठ है और इसमें 2 संख्या 13 उभयनिष्ठ है और 8 और 9 गुणनखंड के रूप में है। आगे देखते हैं, 136 153 153, 5 3 8 1 9। तोड़िए इसको, 9 से तोड़िए, 9 एकम 9 और 9 7 63। यहाँ पर तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्तों हम लोग 8 से। 9 8 दोनों में है ना, 9 8 दोनों में है, 9 8 दोनों में है, तो इसमें भी 8 लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, प्रयत्न करेंगे। 8 एकम 8, 8 5 13, तो हो जाएगा 8 7 56। देख सकते हैं 17 क्या है, 17 दोस्तों उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ है और यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा होगा। 152 और 171 है, 152 और 171 है। तोड़िए, 9 से टूटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी कि 8, 9 9 81। यहाँ पर देखते हैं, 8 से तोड़िए तो 8 से, 8 गुना 8 दूनी के 16, 8 एकम 8 है, तो हो जाएगा 7 72, 8 9 72। 19 दोनों में कॉमन है। दोस्तों जो गलत संख्या है वो यही होगी, 63 से 72। देखिए 8 और 9 को छोड़कर 13 उभयनिष्ठ है दोनों संख्या में।
8 और 9 को छोड़कर 17 उभयनिष्ठ है दोनों संख्या में। 8 और 9 को छोड़कर 19 उभयनिष्ठ है दोनों संख्या में। लेकिन क्या 8 और 9 को छोड़कर दोनों संख्या में 7 या फिर 9 उभयनिष्ठ है? बताइए, देख सकते हैं 8 और 9 को छोड़कर 13 उभयनिष्ठ है, 8 और 9 को छोड़कर 17 उभयनिष्ठ है, और 8 और 9 को छोड़कर 19 उभयनिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर 8 और 9 को छोड़कर बिल्कुल भी 7 या 9 उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही लेकर चलेंगे। बात आ गई समझ में। अब बढ़ते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है द्रव्यमान किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बल संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, तो हम लोग देख लेंगे कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सोल्व ही हो चुका, मिटाते ही मिटाते हैं, हो गया सोल्व। बहुत ही यह आसान प्रश्न था। आइए आगे के प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे के इस प्रश्न में कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है यानी कि भिन्न है, विषम चुने। यही बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है H K N Q T W Z C। आइए प्रतिरूप को समझते हैं। दोस्तों H के बाद क्या है ना, E F G H I J K E F G H। H में कितना लेटर ऐड करें जिससे कि K मिल जाए? बताइए, H में कितना लेटर ऐड करें जिससे कि K मिल जाए? H I J K 3 लेटर, ठीक है। K में कितना लेटर ऐड करें कि N मिल जाए? M N ना, M N 2 यहां पर लिख लिया हमने। H I J K, चलिए सही है। N में कितना ऐड करें कि, कितना लेटर ऐड करें कि Q मिल जाए? M N O P Q 3 लेटर। फिर देखिए Q में कितना लेटर ऐड करें कि T मिल जाए? Q R S T P Q R S T 3 लेटर, 3 लेटर। यहां देखते हैं P Q R S T U V W। T में 3 लेटर ऐड करेंगे तो W मिलेगा, W में 2 लेटर ऐड करेंगे तो Y मिलेगा, W X Y, ठीक है। Y में कितना लेटर ऐड करें कि B मिले? C में है B के बाद A, B में C को ऐड करेंगे, D को ऐड करेंगे, E को ऐड करेंगे तो हमें, C में है B के बाद E, B C D E, B में 3 लेटर ऐड करेंगे तो E मिलेगा, E F G H 3 लेटर ऐड करेंगे तो H मिलेगा, H I J K 3 लेटर ऐड करेंगे तो K मिलेगा, K L M N 3 लेटर ऐड करेंगे तो N मिलेगा, 3 लेटर ऐड करेंगे तो N मिलेगा। है सही है ना दोस्तों? K यहाँ पर भी +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3 है। H I J K L M N दोस्तों यह हमारा गलत है। K के बाद L आएगा,
m आएगा तब ना n आएगा, यहाँ पर +3 होगा। ठीक है, इसमें भी सब में +3 है, n सब में +3 है। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं BC है, ZC है, कौन होगा? QRST +3, PQRST UVW +3, XYZ 3 गो लेटर ना, यहाँ पर 3 गो लेटर ऐड करेंगे। Z में कितना ऐड करें कि C मिले? 3 लेटर ABC। अरे भैया Z के बाद फिर AN आएगा, फिर BN आएगा और CN आएगा। Z के बाद ABC 3 लेटर ऐड करेंगे तो C मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, यही ऑप्शन इन तीनों से भिन्न अर्थात अलग है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अगले नंबर के इस प्रश्न में कहा जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सेट के समान है। दिए गए सेट के समान है भैया, इसके लिए हमें यहाँ पर उतारना पड़ेगा सूची संख्याओं का 23,136 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों होगा। ठीक है, सूची में संख्या दिया हुआ है 23,136,45 है। पहले इस प्रतिरूप को समझते हैं। 23,136,45 है। 45 और 23 कितना होता है? 5 और 3 8 और 4 और 2 6 68। 68 दूनी 60 दूनी 120 है, 8 दूनी 16 136 आ गया। देखिए संख्याओं की इस सूची में पहला और अंतिम संख्या को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला और अंतिम संख्या को ऐड करेंगे, फिर उसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर देंगे तो हमें मध्य वाला संख्या का पता चल जाएगा। यही पैटर्न दोस्तों इस संख्या की सूची से संबंधित है। इसी पैटर्न के आधार पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है 29,78,11। 29 में 11 को ऐड कीजिए, क्या बचेगा भैया? तो 40 बचेगा। 29 11 40 होता है। 40 का 2 गुना 80 होगा, ना कि 78 होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। बी में है 31,126,37। 37 में 31 को ऐड करते हैं दोस्तों। 30 60 है, 8 68। 68 का 2 गुना करते हैं तो भैया 68 का 2 गुना 136 होगा, ना कि 126 होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। बात आ रहा समझ में ना? बताइए। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में 17,50,33 है। 33 में 17 को ऐड करते हैं। 33 से 7 40 10 50। 50 का 2 गुना करेंगे तो 100 मिलेगा, ना कि 50 मिलेगा। दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 19,96,29 जोड़ते हैं पहले लेटर को अंतिम लेटर में, क्या मिल सकता है? 9 दूनी 18 की 8 80 लगा, 1 2 1 3 1 4 48 दूनी 96। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में डियर को 7465 में कोडित किया जाता है। DEAR डियर को कोडित किया जाता है 7465 में। लाइफ को कोडित किया जाता है, लाइफ को कोडित किया जाता है
8394 में। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आइडियल को किस अंकों के समूह में कोडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा पैटर्न को। यहां पर डी के बाद ई है और डी के स्थान पर 7 है, ई के स्थान पर 4 है, यहां पर भी ई के स्थान पर 4 है, यहां पर भी ई के स्थान पर 4 है। तो भैया हमें अपने ई के स्थान पर भी 4 डाल देंगे, यानी कि ई लेटर को 4 में कोडित कर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या देख सकते हैं हम लोग, कौन सा मैच कर रहा है। ई तो हो गया, ई तो हो चुका है, डी है 7 नंबर पर और यहाँ पर आई है 3 नंबर पर, ए है 6 नंबर पर, इसमें तो ए है ही नहीं, ई के अलावा और कुछ इसमें नहीं मिल रहा है। अरे भैया 4 मिला ना, सही है ना। ई लेटर 4 में कोडित हो रहा है इसमें भी, और ई लेटर 4 में कोडित हो रहा है इसमें भी। इसलिए दोस्तों हम लोग इसी पैटर्न के आधार पर आइडियल को संख्या में कोडित करेंगे। आई के स्थान पर क्या है 3, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। डी के स्थान पर क्या है 7, हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। ए के स्थान पर क्या है 6, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। एल के स्थान पर क्या है 8, हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। यानी कि आइडियल शब्द 37468 में कोडित हो चुका है। ठीक है, मिलाते हैं आंसर में 37468, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए रीजनिंग से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।